आज आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में जो आप लोगों का क्षेत्रमिति आ जाता है। क्षेत्रमिति का जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सूत्र देखते हैं कि याद करना कैसे हम लोग जाने या जल्दबाजी में कैसे याद करें। कुछ ही फार्मूला को याद करें और ज़्यादातर फार्मूला याद रह जाए और ज़्यादा देर तक याद रहे। ऐसा करने के लिए कोई ज़्यादा रटना उठना ना पड़े। तो देखिए आप लोगों का जो क्षेत्रमिति स्टार्ट होता है क्लास 10 में, क्लास 10 में जो आप लोग का क्षेत्रमिति स्टार्ट होता है, अगर वो कहा जाए तो 12.1 से स्टार्ट होता है, लगभग 12वां और 13वां अध्याय तक चलता है। 12वां और 13वां अध्याय। हाँ, 12वां अध्याय और 13वां अध्याय दोनों अध्याय में आप लोगों का जो है क्षेत्रमिति ही आता है। अगर देखा जाए शुरुआत में तो पहला कंडीशन है कि इसमें हम लोग पहले जो देखने वाले हैं वो वृत्त देखने वाले हैं। आराम से देखिएगा और ईमानदारी से समझिएगा, जिसमें कि आगे चल के आप लोगों को दिक्कत ना हो, किसी तरह का परेशानी ना हो। चलिए, तो पहले जो हम लोगों को देखना है, पहला नंबर वो वृत्त देखना है। वृत्त, वृत्त और अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, तो जिस स्टूडेंट को वृत्त याद हो गया 100% वो विश्वास कर लीजिए कि उनको अर्धवृत्त याद होगा। और ये जो है आप लोग पढ़ चुके होंगे 7th में भी, अगर कहा जाए तो 6 में भी पढ़े होंगे, 7th में भी, 8 में भी, 9 में भी, और अब पढ़ने वाले हैं 10th में। तो इसीलिए ये सब में तो हिचकिचाने वाली बात नहीं है। अर्धवृत्त बोला तो वृत्त को जब हम लोग आधा कर दें, यानी कि किसी भी चीज़ को 2 भागों में बांट दें, समूचा है 2 भागों में बांटे तो वो अर्ध हो जाता है, यानी कि आधा हिस्सा हो जाता है। तो हम लोग इसमें बोला गया कि वृत्त को, वृत्त और अर्धवृत्त, वृत्त को 2 भागों में अगर बांट दें तो अर्धवृत्त हो जाता है। चलिए, कोई बात नहीं है। अब हम लोग आसान से इसको याद करने का क्या सोच रहे हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं कि हम लोग जल्दबाजी में कैसे समझ सकते हैं। तो पहला अगर हम लोग वृत्त देखें तो वृत्त देखिए, वृत्त जो होता है ऐसे होता है, ये हम लोगों का वृत्त हो गया। अब देखिए ये जो चारों साइड घूम रहा है, चारों साइड जो आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ये जो चारों साइड घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, ये हम लोगों का क्या हो गया? परिधि हो गया। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, अगर इसका यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आप आते हैं तो ये हम लोगों का अगर कहा जाए तो ये एक चक्कर हो जाता है, एक चक्कर। और ये एक चक्कर जो होता है एक परिधि के बराबर होता है। एक चक्कर एक परिधि के बराबर। इसका मतलब है कि अगर एक चक्कर एक परिधि के बराबर हुआ तो 2 चक्कर 2 परिधि के बराबर, 3 चक्कर 3 परिधि के बराबर, और 4 चक्कर 4 परिधि, मतलब इसी तरह से बढ़ते जाएगा आपका। तो इसमें हिचकिचाना नहीं है। आप किसी भी वृत्ताकार पथ में अगर एक चक्कर लगाते हैं वो आपका एक परिधि, या जिसको आप परिमाप कह सकते हैं, परिधि या क्या कह सकते हैं? परिमाप कह सकते हैं। कोई बात नहीं है। चलिए, अब इसमें हम लोग जान गए कि ये जो चक्कर लग रहा है उसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, या क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। देखिए ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा, लेकिन हाँ, हमको जहाँ तक लग रहा है कि आपका जो है लगभग 95% डाउट आज क्लियर हो जाएगा। क्षेत्रमिति का फार्मूला लगभग याद हो जाएगा। ठीक है ना। समझिए, अच्छी बात है। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, और सवाल अगर हो सकता है कि आपके सर नहीं पढ़ाए हैं या हम ही नहीं पढ़ाए हैं, तो हो सकता है कि वो आप बना सकते हैं इससे समझ के। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप समझ गए कि एक चक्कर जो होता है एक परिधि या एक परिमाप, परिधि कहिए या परिमाप की, दोनों एक ही बात हुआ। एक परिधि जो होता है, एक परिधि जो होता है एक चक्कर के बराबर, या एक परिमाप जो होता है एक चक्कर के बराबर। 2 परिधि 2 चक्कर, 4 परिधि 4 चक्कर, 20 परिधि 20 चक्कर। कोई बात नहीं है। चलिए, इसमें देखिए एक केंद्र होता है, और इस वृत्त को बनाने के लिए जो हमको आवश्यक चीज है, इस वृत्त को बनाने के लिए आवश्यक चीज, वृत्त, वृत्त
बनाने के लिए आवश्यक चीजें कह सकते हैं या वस्तुएं कह सकते हैं। आवश्यक वस्तु जो हो जाएगा आप लोगों का कम से कम, आवश्यक चीज जो हो गया आपको कम से कम एक त्रिज्या पता होना चाहिए, और दूसरा नंबर है कि आपको त्रिज्या होने के साथ साथ आपको केंद्र पता होना चाहिए। मतलब आपके पास अगर एक केंद्र हो जाए और एक त्रिज्या हो जाए तो आप एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। आपके पास एक त्रिज्या हो जाए और एक केंद्र हो जाए तो आप किसका निर्माण कर सकते हैं? तो वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। आपसे पूछ देगा वृत्त बनाने के लिए हमें आवश्यक वस्तु क्या है, तो केंद्र हो जाएगा और क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए त्रिज्या क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। केंद्र मतलब होगा कि कोई भी चीज के बीचों बीच जो रहता है उसको केंद्र कहते हैं या मध्य बिंदु बोल सकते हैं। इसको आप केंद्र कहिए या क्या कर सकते हैं, मध्य बिंदु भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए केंद्र हो गया या मध्य बिंदु हो गया। अब रह गई बात, मध्य बिंदु तो हो गया और आप जानते हैं इसका नाम मध्य बिंदु हो गया या केंद्र कह सकते हैं, और ये हम लोगों का परिधि हो गया। अब देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी, पहला नंबर बात है समझने वाली बात जो है, केंद्र से कहां से? केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी। देखिए आपको पहले बता दें ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आराम से समझिएगा, कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है। आगे हम लोग जल्दी खींचने का कोशिश करेंगे। केंद्र से परिधि तक की दूरी मतलब ये हम लोगों का केंद्र होगा, और ये जो परिधि जो चक्कर लगा रहा है ये परिधि तक की दूरी जो है वो हम लोगों का त्रिज्या कहलाता है, और त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। ठीक, दूसरा नंबर इसमें हो गया कि परिधि से परिधि तक की दूरी, परिधि से परिधि तक की दूरी, परिधि तक की दूरी केंद्र होकर जाए, केंद्र होकर जाए तो वह क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग व्यास कहते हैं, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये देखिए परिधि हुआ और ये परिधि हुआ, परिधि से परिधि तक की दूरी अगर कह रहा है कि केंद्र होकर जाए, परिधि से परिधि हुआ और परिधि तक गए, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कह दिया कि केंद्र होकर अगर जाए, केंद्र को टच करते हुए जाए तो उसको हम लोग व्यास कहते हैं। लेकिन हाँ तीसरे नंबर की अगर बात कहें, कह रहा है कि अगर परिधि से परिधि तक की दूरी को जीवा कहते हैं। परिधि से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? जीवा। मतलब अगर आपसे कहा जाए तो ये देखिए परिधि हुआ और परिधि तक की दूरी, क्या बताइए ये जो है ये वाला रेखा जो है क्या केंद्र को टच किया? नहीं किया। केंद्र को अगर टच नहीं किया तो वो जीवा हो गया, अगर केंद्र को टच कर दिया तो वो क्या हो गया? व्यास हो गया। सिंपल बात है, ठीक ना। इसमें अगर सोचे तो तीन चीज हम लोग जान चुके हैं। पहला हो गया कि केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और कह रहा है कि परिधि से परिधि तक की दूरी अगर केंद्र होकर जाए तो उसे व्यास कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और वही परिधि से परिधि तक की दूरी जाए, त्रिज्या केंद्र को टच ना करे, उसको जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। चलिए तो ये हम लोगों का जीवा हो गया। अब आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि एक वृत्त में कितने त्रिज्या हो सकते हैं? तो हमको पता नहीं है भाई, अनंत हो सकता है। एक वृत्त में कितने त्रिज्या हो सकते हैं तो हमें पता नहीं है, अनंत हो सकता है। एक वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं तो ये बात फिक्स है कि एक वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं? एक केंद्र हो सकता है। चलिए कह सकता है आपको एक वृत्त में बताइए व्यास कितना हो सकता है, तो बाबू लोग ये भी हमको पता नहीं है कि क्या हो सकता है, ये भी अनंत हो सकता है। आपसे पूछते बताइए एक वृत्त में जीवा क्या हो सकता है, तो हमको ये भी पता नहीं है, ये क्या हो सकता है? अनंत हो सकता है। काहे गिने नहीं है अभी तक कितना वृत्त में मतलब व्यास, त्रिज्या, जीवा हो सकता है। अब आपसे कह दे वृत्त के अगर इसमें आपसे पूछे थे चौथा नंबर में कि वृत्त के सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो याद रखिए बाबू लोग, हो सकता है कि आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, आराम से देखिए एकदम समझने लायक चीज है। ठीक,
9 वाला भी देख सकते हैं, 10 वाला भी देख सकते हैं, 12th वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है, समझने का कोई अंत नहीं होता है। कहे कि वृत्त की सबसे बड़ी भुजा अगर पूछा जाए तो आपसे क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो क्या होता है, व्यास होता है। चलिए कोई बात नहीं है, ये हम लोगों का व्यास हो गया। क्या बताइए यहाँ तक में आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत, शायद हमको जहां तक विश्वास है कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा। क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा शायद, मेरे अनुमान से। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग अब सूत्र देख लेते हैं। यहाँ तक जानने के बाद हम लोग एक सूत्र देख लेते हैं। ये आपको पता हो गया, केंद्र हो गया, ये हम लोगों का त्रिज्या हो गया। अब देखिए त्रिज्या जो होता है आपका, त्रिज्या यानी कि आर जो होता है वो व्यास का आधा होता है। ऐसे भी देखिए ना, ये यहाँ से यहाँ तक आर हुआ और यहाँ से यहाँ तक पुनः आर होगा। यहाँ से यहाँ तक आर हुआ और यहाँ से यहाँ तक पुनः आर होगा। तो यानी कि आपका त्रिज्या जो होता है वो कह रहा है व्यास यानी कि डी का क्या होता है, आधा होता है। और इसी का दूसरा फार्मूला अगर हम लोग देखें तो इसका व्यास जो होता है, व्यास यानी कि डी जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या यानी कि आर का क्या होता है, 2 गुना। अब आप कहिएगा कि सर जी हम ये याद करें कि ये याद करें। बाबू इसमें से किसी एक को याद कर लो, दूसरा याद हो गया। ऐसे भी याद करने का चीज कहाँ है, देख रहे हैं कि परिधि क्या कहते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या, पुनः केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या। तो त्रिज्या त्रिज्या कितना त्रिज्या, 2 त्रिज्या। ये तो हो गया 2r। अब बताइए 2r जो होता है ये क्या कहलाता है, अगर 2r जोड़े तो कह रहा है कि परिधि से परिधि तक की दूरी केंद्र होकर गया, तो व्यास हो गया। इसका मतलब है व्यास d बराबर हम लोगों का क्या हो गया, 2r। अगर आप बताइए कि d बराबर आप लोगों का 2r हुआ तो बताओ बाबू r बराबर क्या होगा, d/2 नहीं होगा। हम याद कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता है कि हम याद कर रहे हैं, हमको लगता है आसान भाषा में समझने का कोशिश कर रहे हैं। क्या अगर आप कह रहे हैं कि ये r हुआ यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो त्रिज्या त्रिज्या 2 त्रिज्या हुआ, कोई बात नहीं है। और ये 2 त्रिज्या का दूसरा नाम क्या हो रहा है, वो व्यास हो रहा है। अब यह भी तुरंत आपको बताएं कि परिधि से परिधि तक की दूरी अगर केंद्र होकर जाए तो उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। चलिए जब ये व्यास हो गया तो यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया कि व्यास हुआ तो डी हो गया, डी बराबर 2r। अगर डी बराबर 2r तो r बराबर क्या, d/2 इसके पीठ पर इधर आके बट्टे में हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये तो आपका खत्म। अब हम लोग देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अब आपको भी पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बच्चे में पढ़ चुके हैं, πr²। दूसरे नंबर में हो गया वृत्त का परिमाप, परिमाप कहिए या परिधि कहिए कोई बात नहीं है, ये तो आपको बचपने से पता है कि 2πr होता है। अब रह गई बात, पाई का मान कभी कभी आपको दे देगा 22/7 और कभी कभी दे देगा आप लोगों को 3.14 रखने के लिए। रह गई बात, अगर कहे प्रश्न आप लोगों को कि पाई का मान 3.14 रखिए तब रखिएगा, अगर कुछ ना बोले तो 22/7 ही रखिएगा। कुछ ना बोले तो 22/7, जैसे आप कहते हैं किसी संख्या के आगे कुछ ना लगा रहे तो प्लस का चिन्ह लगा रहता है, ठीक। सेम उसी तरह से जब किसी भी मतलब पाई का मान ना बोले कुछ तो पाई का मान क्या रखना है, 22/7। अगर बोल दे तब तो कोई बातें नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। और आपको पता होगा कि पाई जो हम लोगों का है वो अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय है और वही 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है। परिमेय ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बाबू पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसका मान 22/7 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। हिचकिचाइएगा नहीं। तो ये हम लोगों का वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, सॉरी वृत्त हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का परिमाप हो गया। अब रह गई बात, वृत्त तो हम लोग सीख गए, वृत्त का काम खत्म। जिनको वृत्त याद हो गया वो तो फिक्स है कि वृत्त को अगर आधा कर दिया जाए, मतलब कहने का हुआ ये तो हम लोगों का वृत्त हो गया। अब देखिए अर्धवृत्त का हुआ, ये वाला हिस्सा अर्धवृत्त हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे अर्धवृत्त। वृत्त का आधा अर्धवृत्त हो जाता है।
इसी तरह से यहाँ पर भी केंद्र हुआ, ये आर हुआ, ये आर हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई बात नहीं है। अब देखिए एक बात होता है कि अगर आपसे पूछ दे बताओ बाबू अर्धवृत्त की ऊंचाई क्या होता है, हिचकने वाली बात है, ये कब से होने लगा। अर्धवृत्त की बाबू ऊंचाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, त्रिज्या के बराबर होता है। अर्धवृत्त की ऊंचाई जो होता है किसके बराबर, त्रिज्या। क्या कि देखिए आप लोग के घर में कटोरा होगा, कटोरा को अगर ऐसा रखते मतलब गड्ढा भाग धरातल की और ऐसे उठा के रखिएगा तो ऊंचाई पता चल जाएगा आप लोगों को। ये जो गड्ढाई है वही हम लोगों की त्रिज्या है, वही गड्ढाई ही तो ऊंचाई होता है। तो ये हम लोगों का अगर कहा जाए तो ये एक तरह से क्या है, ऊंचाई का काम कर रहा है। लेकिन आपको पता होगा ये बात कि ये हुआ केंद्र और ये हुआ परिधि, केंद्र से परिधि को तो हम लोग कहते हैं आर। अच्छी बात, कोई बात नहीं है। ये अर्धवृत्त में मान लीजिए ऊंचाई त्रिज्या के बराबर होता है, हिचकना नहीं है। ऊंचाई कह दीजिए कि गहराई कहिए, कटोरा उल्टा दीजिए तो ऊंचाई, इसको घुलटा दीजिए तो गहराई। गहराई यानी कि ऊंचाई और गहराई दोनों एक के होता है। क्या होता है, ऊंचाई और गहराई क्या होता है, एक होता है। जैसे मान लीजिए ये कटोरा हुआ, अब देखिए ऐसे अगर इसमें कुछ रखा जाए और अट जाए तो ये क्या हुआ, गहराई। ऐसी चीज को उल्टा दिया जाए, अब देखिए इसमें तो कुछ अटेगा नहीं, अंदर वाला जो भी अंदर वाला में सब गिर जाएगा। तो ये हम लोगों का ऊंचाई हो गया। तो गहराई और ऊंचाई बराबर होता है आपस में। तो यहाँ पर अर्धगोला में अगर पूछे ऊंचाई क्या होगा तो अर्धगोला की ऊंचाई जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब रह गई बात, ये अर्धवृत्त हो गया। अब बता सकते हैं आप लोग कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बात नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस 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 बस। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पता है पाई आर स्क्वायर तो अर्धवृत्त का कह रहा था उसका आधा कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर बटे 2। कहेंगे 5 का आधा कितना, सीधी बात है, आधा करने के लिए 2 से भाग, कितनों बड़ी से बड़ी संख्या हो कहते हैं उसका आधा 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। चलिए ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। स्टूडेंट तो अब यहाँ ही चक जाता है, सर जी हम लोगों को पढ़ाया ना गया होगा कि अर्धवृत्त का तो क्षेत्रफल बता है, लेकिन सर जी अर्धवृत्त का परिमाप का होता है। चलिए अब आप समझ लीजिए परिमाप। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों का जो परिमाप है, परिमाप कहते किसको है, आकृति की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। किसकी कुल लंबाई, आकृति की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अब बताइए है दिक्कत, अब बताइए इस आकृति का परिमाप अगर आप नापना प्रारंभ करें तो यहां से अगर चलें तो ये नापने के लिए ऐसे करके यहां आना पड़ेगा और यहां से पुनः यहां आना पड़ेगा। अब देखिए यहां से यहां तक को कहते हैं हम लोग का, ये देखिए ये पूरा अगर चक्कर लगाए तो ये एक परिमाप हुआ, इसको आधा कर दिए तो यानी कि 2 पाई आर था, आधा कर दिए तो ये हो गया कौन सी, पाई आर। और पाई आर इतने को हिस्सा हुआ, आई जाऊं से आई जाऊं पाई आर, इस जगह से इस जगह, ये हो गया पाई आर। पाई आर 2 पाई आर। अब आप देख लिए कि ये वाले हिस्से को तो हम मान लिए पाई आर, ऐसे करके ये वाला हिस्सा हुआ कौन से, पाई आर। कोई बात नहीं है, पाई आर हुआ। लेकिन हाँ कहा कुल लंबाई चाहिए, ये हो तो लंबाई ये है, यहाँ से चलना प्रारंभ किए अब पुनः यहाँ आने के लिए ऐसे करके यहाँ तक तो आए, यहाँ तक को हम पाई आर बोले। कैसे, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। आधा न चले, वृत्त का आधे न चले तो 2 से भाग दे दिए, खत्म आधा, तो बच गया कौन सी, पाई आर। क्या बचा, पाई आर। तो यहाँ से यहाँ तक हुआ पाई आर, लेकिन यहाँ से यहाँ न चले हैं, इस पर ना चलेगा, कुल लंबाई हुआ ना, पुनः यहाँ आइएगा तब तो कुल लंबाई हुआ। तो यहाँ से चलना प्रारंभ किए और चलते चलते यहाँ तक आए। तो ये बताइए आर और आर 2 आर है, प्लस हुआ इसमें कौन सी, 2 आर। बचवा लोग कहता है कि नहीं
अर्धवृत्त का परिमाप पूछा, फटाक से पाई आर हो गया, जो कि 100% गलत है। 100% का है, गलत है। अर्धवृत्त का परिमाप अगर पूछे तो ये पाई आर 100% गलत है। लिख लीजिए कॉपी में। अब यहां पर देखे तो क्या होगा फॉर्मूला, आखिर दोनों में देखो ना कॉमन मिल रहा है, आर खींच लीजिए बाहर, पाई आर से आर निकाल लेंगे तो बचा पाई, प्लस 2 आर से आर निकाल लेंगे बचा 2, यही तो हुआ। अब यहां पर देखिए तीसरा नंबर कि अर्धवृत्त अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, तो परिमाप अभी क्या बताई, पाई आर प्लस 2 आर, दोनों में आर आर मिल रहा है, आर को निकाल लीजिए तो बचा पाई प्लस 2, ये हुआ अर्धवृत्त का परिमाप। चलिए तो आप लोगों का वृत्त और अर्धवृत्त तो समझ गए। चलिए वृत्त और अर्धवृत्त समझने के बाद जो है आप लोगों को जो समझना है वो त्रिज्या खंड है। कौन सा खंड, त्रिज्या खंड। चलिए हम लोगों का हो जाता है त्रिज्या खंड, वृत्त खंड, लघु खंड, जो भी खंड आए कोई बात नहीं है। चलिए इसमें देखें तो ये एक वृत्त हुआ, और आपको पता होगा कि एक वृत्त पर जो है कितना डिग्री का कोण बनता है, तो एक वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है, याद रहे एक वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए त्रिज्या खंड हुआ कि त्रिज्या के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, ये वाला हिस्सा ऐसे करके, और ये जो है बीचवा में थीटा कुछ कुछ कोण बनाएगा, ये त्रिज्या के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, तो ये वाला हो गया त्रिज्या खंड। तो इसको आप बोल सकते हैं, जैसे हो गया ये वाला हिस्सा को, इसको आप बोल सकते हैं लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। अब देखिए ये तो लघु, इतना को हिस्सा लघु हो गया, ये वाला, ये जो आप कलर किए। अब बाकी जो ये सादा दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। बस अब बताइए आपको एक को फॉर्मूला इसमें याद ही करना है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता कौन सी है। तो देखिए लघु बोले या खाली त्रिज्या, लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड या त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड बोले या त्रिज्या खंड बोले का जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप कहिएगा सर जी ये तो पाई आर स्क्वायर पढ़े हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अच्छी बात है। ये ना पढ़े, ये वाला, ये हम अभी तक ना पढ़े हैं कि ये क्या होता है, अच्छी बात है। ये होता कौन सी है, कुछ नहीं होता है। ये 360 का कौन बना रहा है, लेकिन कुछ भाग का बात बोला निकालने के लिए, इसको हम थीटा मानवे किए तो 360 में थीटे ना खाली निकलेगा, तो थीटा बटा हो गया 360 पाई आर स्क्वायर। इसी में कह देता है आप लोगों को एगो कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का हुआ, यह एक वृत्त है और एक वृत्त में जो समकोण की संख्या होता है वो 4 गो होता है। एक वृत्त में कितने समकोण होते हैं, तो 4 समकोण होते हैं। कितने समकोण, 4 समकोण। तब बताइए थीटा का वैल्यू 90 रखना है, 90 बटा 360 कट से आ जाएगा 1 बटा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक तीसरे में आता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब रह गई बात, बताइए चाप का लंबाई कौन सी हो जाएगा, क्या आप बता सकते हैं? चाप की लंबाई का मतलब इतने को लंबाई न पूछा है, कोई बात नहीं है, बस वही करना है कि थीटा बटा कितना 360 2 पाई आर।
ऐसे तो 2πr में पूरे हो गया, लेकिन हमको पूरा नहीं चाहिए, इतने को हिस्सा चाहिए, नहीं चाहिए। तो इतना को देखिए, थीटा के द्वारा कितना घिरा हुआ क्षेत्र, इतने को ना, तो थीटा पूरे में थीटा से का कर, थीटा बटा हो गया 360, उतने को हिस्सा ना निकलेगा। तो ये हो गया थीटा बटा 360 2πr। ये चाप की लंबाई हो गया थीटा बटा 360 2πr, थीटा बटा 360 2πr। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये हम लोगों का बात निकल गया त्रिज्याखंड। इसी में आपसे कह दिया जाए चौथवें नंबर पे, बताइए तो दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो हिचकिचाना नहीं है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर कहा जाए, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहा जाए, तो अब बताइए ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में अगर इसको काट के निकाल दिया जाए तो बताइए दीर्घ वाला बचेगा, यानी कि हो गया वृत्त के क्षेत्रफल में किसका क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, नहीं हो गया। अब रह गया बात की पाई आर स्क्वायर में, त्रिज्याखंड हो गया थीटा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर, यही तो हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कि दीर्घ में क्या होता है, ये पूरे वृत्त में जो है हमको इतने को हिस्सा का निकालना है, इतना को हिस्सा। तो ये पूरे वृत्त में अगर इसको खींच के निकाल लें तो इतना को बताइए बचेगा कि नहीं बचेगा। तो दीर्घ त्रिज्याखंड निकालने के लिए आपको त्रिज्याखंड निकालना जरूरी है। ये तो आपका त्रिज्याखंड था। चलिए त्रिज्याखंड के बाद हो जाता है वो वृत्तखंड, एगो लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब रह गई बात ये वृत्तखंड कैसे निकालते हैं, हमको भी पता नहीं है, बताइए वृत्तखंड कैसे निकालते हैं, है पता है तो बताइए वृत्तखंड निकालते कैसे हैं। देखिए ये जो आपका वृत्तखंड आ जाता है, इसके लिए आप लोग जैसे यहाँ पर आकृति देख रहे हैं, या एक और आकृति हम लोग बना सकते हैं बगल में, ये वाला आकृति जो हुआ, ये तो त्रिज्या के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, इसमें एक जीवा का जरूरी पड़ता है। ये वाला हिस्सा जो हुआ ना, इसी को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड कहते हैं। लघु वृत्तखंड कहिए वृत्तखंड के इतना को हिस्सा, ऐसे करके, ऐसे यानी कि जीवा और परिधि के साथ जो बना रहा है, जीवा और परिधि के साथ जो बना रहा है कौन, इसको कहते हैं वृत्तखंड। और वृत्तखंड, तो यहाँ पर अगर देखा जाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब देखिए ये त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में, इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाए तो बताइए इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, तो इसमें क्या होता है, हरदम तो ऊंचाई दिया हुआ नहीं रहता है। त्रिभुज का त्रिज्याखंड तो हो ही गया, थीटा बटा कितना 360, अब पाई आर स्क्वायर माइनस कर देता 1/2 आर स्क्वायर कितना साइन थीटा। ये हम लोगों का हो गया पंच वृत्तखंड हो गया, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें तो आधार पता है लेकिन इसका ऊंचाई पता रहेगा तब ना, तो इसीलिए हमको थीटा का वैल्यू पता रहता है। तो थीटा का वैल्यू अगर 90 से छोटा है या 90 है तब तक तो बना सकते हैं। अगर 90 से बड़ा हो गया तब तो आपको ऊंचाई निकाल के ही बनाना पड़ेगा। अब लघु वृत्तखंड के बाद आ जाता है दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड का कौन सी क्षेत्रफल। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड कौन है, ये पूरे वृत्त में जो है ना इतना को हिस्सा को छोड़ दीजिए, पूरा दीर्घ वृत्तखंड हुआ। इसका मतलब है कि वृत्तखंड के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में अगर ये क्या करते हैं, वृत्तखंड घटा दीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है ना। क्या देखिए ये पूरा वृत्त हो गया, इस वृत्त में जो दीर्घ बोला है, तो जैसे दीर्घ की बात करें तो ये हम लोगों का वृत्त है, और ये क्या बोला जीवा और परिधि के साथ, जीवा ये हो गया, जीवा इसको बोलते हैं, परिधि ये हुआ, इसको कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड कहते हैं इसको, हमको दीर्घ निकालना है। तो ये पूरे वृत्त में जो है इसको बोले काट के निकाल लीजिए इसको, तो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल, अब माइनस इसको निकाल लीजिए काट के, तो बाकी जो शेष बच गया त्रिभुज सब आ जाता है किसमें, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में। उतना जरूरी नहीं कि इसका फार्मूला लगाना आवश्यक है। आप लोग अगर वृत्तखंड निकाल लिया तो वृत्त के क्षेत्रफल में
और वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, आपका पूर्ण जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो एगो हो जाता है घन और एगो हो जाता है कौन सी, घनाभ। घन जो है दो वर्ग आपस में जोड़ने पर हम लोगों का क्या बन जाता है, घन बनता है। और दो आयत को आपस में जोड़ने पर क्या बन जाएगा, घनाभ। या दो घन को आपस में जोड़ने पर क्या बनेगा, घनाभ। घनाभ में क्या होता है, घनाभ में जो होता है लंबाई होता है, क्या हो गया, लंबाई, और ये चौड़ाई होता है, और एक ऊंचाई होता है। ये घनाभ में होता है, ऊंचाई होता है। लेकिन अगर कहा जाए घन का जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, जिनकी वजह से इसको हम लोग भुजा ही मानते हैं। अब इसका फार्मूला अगर देखें, तो कह रहा है कि घन का कौन सी, आयतन। तो घन का आयतन बताए, इसे भी पता होगा, आयतन कहते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को। इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, इसीलिए इसका आयतन हो जाता है कौन सी, भुजा क्यू। उसके बाद अगर देखें इसमें कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इनका पृष्ठ क्या गो होता है, इनका पृष्ठ 6 गो होता है, जिनकी वजह से 6, भुजा को हम लोग ये मान लेते हैं, भुजा को क्या ए मान लेते हैं, तो ये हो जाता है 6a²। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², आयतन हो गया भुजा क्यू। उसी तरह से घनाभ का अगर देखें, किसका, घनाभ का अगर आयतन देखें, घनाभ का आयतन, किसका आयतन, घनाभ का आयतन। तो ये घनाभ में भी सतह के पृष्ठ, सतह बोले पृष्ठ बोले कितना होता है, 6 का होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है। तो घनाभ का आयतन हो जाता है कौन सी, LBH हो जाता है, LBH, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हो जाता है कौन सी, आयतन। और दूसरा नंबर में अगर पूछा जाए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग बचपने में ये पढ़ चुके होंगे कि 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू LB यानी कि हो गया लंबाई गुना चौड़ाई प्लस LB, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है, यानी कि LB हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। उसमें इसके बाद इसमें तीसरे नंबर में अगर कहा जाए कि घन का विकर्ण क्या होता है, तो देखिए घन का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग, घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण जो होता है क्या हो जाता है, घन का विकर्ण हो जाता है आपका √3, क्या हो जाता है, या आप लोग इसको कह सकते हैं कि a√3, किसका विकर्ण, घन का विकर्ण। और इस घन में कितने विकर्ण हो जाते हैं, तो आपको पता है कि एक वर्ग में क्या गो विकर्ण होता है, 2 गो, तो 2 गो वर्ग है तो क्या गो विकर्ण हो जाएगा, 4 गो। उसके बाद इसका अगर घनाभ का विकर्ण पूछें, घनाभ का अगर विकर्ण पूछें, इसका विकर्ण हो जाता है √L² प्लस B² प्लस कौन सी, H²। ये हो गया घनाभ का विकर्ण। ये घन का विकर्ण हो गया a√3 बोले या कि √3a बोलिए। देखिए घन घनाभ खत्म। उसके बाद आपका हो जाता है बेलन, कौन सी आ जाता है, बेलन। तो बेलन ऐसे होता है, ये वाला हिस्सा, ये बेलन की ऊंचाई हो गया, ये त्रिज्या हो जाता है, ये त्रिज्या, ये ऊंचाई हो गया। चलिए इसको हम लोग कह देते हैं कौन सी, बेलन कहते हैं। अब देखिए अगर बेलन की ये कहा जाए तो त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या, दोनों त्रिज्या क्या होता है, सामान्य होता है। अब देखिए इसमें याद करने वाला कौन सी है, हम सोचें तो अब इसमें 3 चीज हो जाता है। पहला नंबर हो गया कि बेलन का आयतन आप याद कर लीजिए, बेलन का कौन सी आयतन। अगर हम लोग देखें बेलन का आयतन तो वो हो जाता है πr²h। आपको ये याद करना पड़ेगा, बेलन का आयतन क्या हो जाता है, πr²h। अगर आपको अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्या चीज, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना वो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये ऊपरी हिस्सा और ये ऊपरी हिस्सा छोड़ दीजिए, ये वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। अब देखिए
अगर आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद है तो इसका एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए क्या बताएं, अभी वक्र में इतने को हिस्सा हुआ, इतना वो हिस्सा वक्र हो गया, बाकी ये वाला हिस्सा छूट गया है। इसका मतलब अगर इसके हिस्से में ये दोनों हिस्सा को जोड़ दें तो संपूर्ण होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ये दोनों वृत्त को जोड़ दें तो मेरा संपूर्ण हो जाएगा। तो बताइए बेलन में तो हम दो याद कर रहे हैं, एगो आयतन एगो वक्र पृष्ठ, बाकी तो याद ही हो गया। तो क्या हो गया, पाई आर एच प्लस देखिए दो गो वृत्त है तो यानी कि हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन, तो ये हो गया एच प्लस क्या चीज आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। समझ में आ गया, वक्र होता है इतना वो हिस्सा, और बाकी ये हिस्सा को छोड़ दीजिए, ऊपर नीचे वाले वृत्ताकार जो है ये आपका बेलन हो गया, ठीक है ना। अब बेलन के बाद आपका आ जाता है शंकु, क्या आ जाता है शंकु। अब देखिए शंकु में क्या होता है, शंकु इस आकार का, टोपी पहने होंगे होली में, ये शंकु हो गया आपका, ठीक है ना। ये शंकु का ऊंचाई हो जाता है, ठीक, ऊंचाई। इसको हम लोग तिरछी ऊंचाई करते हैं, एल यानी कि तिरछी ऊंचाई। ये हो गया हम लोगों का कौन सी त्रिज्या आर हो गया। इसमें भी एक तरह से माने तो ये समकोण त्रिभुज हो जाता है, ठीक ना, जो आप लोग पहले त्रिकोणमिति में पढ़ चुके होंगे। अब बताइए एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर एल बराबर अगर पूछे तो रूट ओवर हो जाएगा कौन सी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच बराबर पूछे तो हो जाएगा रूट ओवर एल, एक तरह से ये कर्ण हो गया, लंब या आधार। तो एच बराबर पूछे तो एल स्क्वायर माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर। उसके बाद अगर आप लोगों से पूछे थे आर बराबर तो रूट ओवर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये तो आप त्रिकोणमिति में पढ़ ही चुके होंगे, नहीं अब रह गई बात, जब ये आप पढ़ चुके हैं तो इसमें आपसे पूछेगा कौन सी, पूछेगा कपाल, कुछ नहीं पूछेगा शंकु का आयतन क्या होता है। अच्छी बात है, शंकु का आयतन अगर देखें तो आप लोग क्या होता है, शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका आयतन, शंकु का आयतन। दूसरा हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब जिस स्टूडेंट को ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद है उसको संपूर्ण भी याद हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कौन सी है, अब आप ही बताइए कि ये वक्र जो हुआ इतने को हिस्सा हुआ, ये वाला हिस्सा को हम लोग क्या करते हैं वक्र करते हैं, क्योंकि ये तो धरातल पर रह गया, इसको तो टच कर नहीं रहा है, इसी को टच कर रहा है, ये हो गया वक्र। अब बाकी ये वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा संपूर्ण हो जाएगा। तो मतलब हो गया कि पाई आर एल प्लस कौन सी हो गया अब पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों में पाई आर कॉमन आ जाता है तो बच गया एल प्लस कौन सी आर। तो शंकु का हो गया कौन सी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है गोला, कौन सी आ जाता है गोला, ये वो हो जाता है अर्धगोला, अर्धगोला। जिस तरह से अर्ध गोला पढ़ेंगे उसी तरह से अर्धगोला। अब देखिए ये हम लोगों का गोला हो गया, ठीक, इसमें भी त्रिज्या होता है जिसको आप लोग क्या मानते हैं आर मानते हैं। अब देखिए इसमें आप लोगों को आद क्या करना है, गोला का आयतन। किसका आयतन, गोला का आयतन। तो गोला का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू। आयतन बोला है तो क्यू में ही होगा, क्योंकि आपको पता होगा पहले से आयतन का मात्रक जो होता है मीटर क्यू होता है, पहले से पता होगा। तो ये बताइए आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यू। उसके बाद दूसरा हो जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। रह गई बात ये कि गोला में वक्र हो भी नहीं करता है, ठीक है ना, टच तो पूरे हो जाएगा, आधा टच होगा तब ना वक्र बोलेंगे। यानी कि कह रहा है कि पूरे टच, इसका संपूर्ण हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन हो गया इतना। अब देखिए अर्धगोला, ये वाला हिस्सा हो गया अर्धगोला, ऐसे करके तो यहाँ से यहाँ तक को त्रिज्या बोलते हैं आर। अब रह गई बात, इसका बताइए अर्धगोला का आयतन क्या होगा। पहला नंबर
आयतन, गोला का जो आयतन होता है उसका आधा कर देंगे। अब बताइए यहाँ हुआ 4/3, गोला का आयतन है 4/3 पाई आर क्यू, अब बटे 2 आधा न करेंगे। अब यहाँ पर आपको भी पता होगा 4/3 पाई आर क्यू, इसके निचवा में नहीं कुछ तो एक भाग की उल्टी क्रिया का हो गया गुना 1 कितना 2, 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि हो गया 2/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन हम लोगों का ये हो गया 2/3 पाई आर क्यू। हाँ, इसमें होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए वक्र क्या हो जाएगा, वक्र वही होगा संपूर्ण का आधा कर दीजिए, वक्र हो जाएगा वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब इतना वो हिस्सा, ये वाला हिस्सा वक्र पृष्ठीय हो गया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा संपूर्ण का आधा कर दीजिए तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब तीसरा में पूछ दे इसका संपूर्ण क्या होगा। अब देखिए ये वाला अर्ध हुआ है, लेकिन ये वाला हिस्सा देखिए अर्ध होने के बावजूद ये ऊपर का हिस्सा कौन सी रहेगा, वृत्ताकार रहेगा। तो संपूर्ण अगर पूछे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए वक्र तो जानबे करते हैं इतना, वो हिस्सा को क्या कहते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें एक और वृत्त है, ठीक ना, जैसे आप कटोरा देखे होंगे, कटोरा ऐसे करके होता है लेकिन ऐसे करके ऐसे होता है, तो ये तो आप वक्र हो गया, इतना वो वक्र हो गया, ये तो वृत्ताकार है ना। तो हम लोगों का ये हो गया कौन सी प्लस में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में देखें तो 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अर्धगोला का, किसका अर्धगोला का वक्र संपूर्ण, जो भी कह दीजिए आप। अब देखिए आपका हो जाता है छिन्नक बोलेगा। बाल्टी देखें, गिलास देखें, वही हो गया छिन्नक आकृति कहा जाता है। बाल्टी ऐसे करके हो जाएगा, या आपके घर में टब उब होगा, टब नहीं ईसा का, या आप जो टोपी पहनते हैं ना उसको दो मतलब ऊपर वाला जो एक कोनिया की तरह होता है उसको काट दीजिए, वो हो जाएगा किस आकार का, छिन्नक आकार का। ये ऊपरी त्रिज्या हो जाएगा छोटी यार, नीचल का हो जाएगा कौन सी बड़ी यार हो जाएगा, और कोई बात नहीं है, ठीक ना। इसमें हर बढ़ाने वाली इसका ऊंचाई भी हो जाता है, ऊंचाई एच हो गया। इसका क्या हो गया, ये छिन्नक आकार का हो गया। एक तरह से मानिए छिन्नक बोलिए, बाल्टी बोलिए, गिलास बोलिए, जो बोल सकते हैं, बाल्टी बोलिए, गिलास बोल दीजिए, ठीक है ना, बड़ा बड़ा हंडा जो आता है वो बोल दीजिए, कोई बात नहीं। छिन्नक मानिए इसको छिन्नक। छिन्नक की धारिता बोलेगा, धारिता मतलब वही होता है एक तरह से आयतन, कितना हटेगा इसमें, इसका धारिता हो जाएगा आप लोगों का 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर, बड़ी आर इंटू छोटी आर। इसको आप याद कर लीजिएगा। छिन्नक की धारिता हो गया 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, ये हो गया धारिता। दूसरा हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र मतलब इतने को हिस्सा हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप लोगों का हो जाएगा क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया कौन सी पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर हो जाएगा, पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। और तीसरे नंबर में मान लीजिए इसका संपूर्ण, मान लीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा इसके क्षेत्र वक्र में जो है ना पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए, पाई एल इंटू आर बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस हो गया पाई आर पंची स्क्वायर। ये हो गया आपका पूरा। तिरछी ऊंचाई को पूछेगा आप लोगों से, तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई बराबर हो जाएगा कौन सी, अगर इसमें तिरछी ऊंचाई देखा जाए, तिरछी ऊंचाई, तो ये हो जाएगा क्या रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर। ये छिन्नक वाला आप याद कर लीजिएगा, इसमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक ना। तो आपका जो है ना लगभग 5, ये छिन्नक आप याद कर लीजिएगा, छिन्नक वाला जो ना याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो लगभग आपका कहा जाए तो 95% खत्म हो गया। अगर आप बनाना चाहे 12.1 अध्याय 12 और अध्याय 13 बनाना चाहें तो आप लोग से लगभग 70% सवाल बन जाएगा। फार्मूला में दिक्कतें नहीं होगा,
चलिए आज भर यहीं तक हम लोग रहते हैं, कल अगर दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, कोई बात नहीं है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक। आज भर यहीं तक समाप्त।